नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 डिप्टी जेलरों और 285 बंदी रक्षकों को सौंपे नियुक्ति पत्र। नवनियुक्त अभ्यर्थियों को दी शुभकामनाएं। कांग्रेस विधायक तिलक राज की मांग, देहरादून को बनाओ स्थायी राजधानी। बीजेपी ने विपक्ष को बताया कंफ्यूज। हल्द्वानी में बनभूलपुरा के बाद अब बागजुला में चला प्रशासन का पीला पंजा। वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू, भारी पुलिस बल की तैनाती। उत्तराखंड बेरोजगार संघ का सीएम आवास कूच, राज्य में सरकारी भर्तियां निकालने की मांग। बेरोजगार युवाओं की अनदेखी का लगाया आरोप। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारागार प्रशासन और सुधार सेवा विभाग के अंतर्गत लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 27 डिप्टी जेलर और 285 बंदी रक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि आप पहले दिन से ही अपने लिए नियम निर्धारित कर लें कि आपको पद के अनुरूप जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन आप पूर्ण जिम्मेदारी के साथ करें। उत्तराखंड को बने 23 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन प्रदेश को अब तक स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है। गैरसैंण को भले ही ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया हो, लेकिन गैरसैंण से सरकारें दूर ही रही। ऐसे में स्थायी राजधानी को लेकर कांग्रेस विधायक का जो बयान सामने आया है वो सबको हैरान कर रहा है। कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने कहा कि देहरादून को ही स्थायी राजधानी बना देना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की स्थायी राजधानी का जिन फिर आया बाहर। स्थायी राजधानी को लेकर कांग्रेस के बदले सुर। देहरादून को स्थायी राजधानी बनाने की उठाई मांग। बीजेपी का कांग्रेस पर तंज, कांग्रेस को बताया कंफ्यूज पार्टी। उत्तराखंड राज्य को बने पूरे 23 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक स्थायी राजधानी का मसला सुलझ नहीं पाया है। देहरादून जो उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है, तो गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी, लेकिन एक भी दिन गैरसैंण से सरकार नहीं चल पाई। इन सब के बीच एक बार फिर से उत्तराखंड की स्थायी राजधानी का जिन बाहर आया है। किच्छा से कांग्रेस विधायक जो कि पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने देहरादून को स्थायी राजधानी बनाने की मांग उठाई है। यानी कि अब तक गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग उठाने वाली कांग्रेस के सुर बदल चुके हैं। मेरा भी यही विचार है कि देहरादून के अंदर स्थायी राजधानी अब बन जानी चाहिए। कितने समय तक ये छोटी सी विधानसभा के अंदर विधानसभा चलेगी? सारी सुविधाएं रहने की, करने की, इतना बड़ा सचिवालय कहाँ जाएंगे? इतने सारे स्ट्रक्चर जो आज खड़ा है, सारे दुनिया भर के कार्यालय, स्थायी राजधानी अगर देहरादून की तो कैसे चले जाएंगे? वहाँ कई साल लग जाएंगे। तो देहरादून के अंदर जमीन तलाश ली है सरकार ने, नहीं तलाशी है तो तलाश ले, डर काहे का है? लाएं, हम समर्थन करेंगे। कांग्रेस विधायक देहरादून को स्थायी राजधानी बनाने को लेकर कई तर्क दे रहे हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि देहरादून के रायपुर में नई विधानसभा भवन बनाने को लेकर कसरत भी चल रही है। हालांकि कोई पार्टी खुलकर देहरादून को स्थायी राजधानी बनाने की बात नहीं करती, लेकिन उत्तराखंड में 2-2 विधानसभा भवन बनकर आज भी स्थायी राजधानी का मसला सुलझा नहीं है। देहरादून के रायपुर में यदि विधानसभा भवन बनता है तो फिर देहरादून को स्थायी राजधानी माना जाएगा, ये बात की बात है। लेकिन जिस तरीके से जन भावनाओं के मामले में गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की बात चलती रही है, उसके विपरीत कांग्रेस विधायक का देहरादून को स्थायी राजधानी बनाए जाने का बयान भारतीय जनता पार्टी को भी हजम नहीं हो रहा। देखिए, आप एक बात कह सकते हैं कि कांग्रेस एक कंफ्यूजिंग पार्टी है। एक तरफ एक इनके विधायक बोल रहे हैं कि साहब स्थायी राजधानी देहरादून हो, और इनके प्रदेश अध्यक्ष कुछ लोगों को साथ लेके, या मैं कहूं कि अपने कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ लेके वहां किस प्रकार का उन्होंने अपना कार्यक्रम किया, तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। इनके कुछ विधायक लिख के दे रहे हैं कि साहब ये सत्र देहरादून में होना चाहिए। इनका एक विधायक बहुत वरिष्ठ साथी है, मैं तो ये कहता हूं कि मंत्री रहे हैं हमारे, और उस प्रकार से वो इस देहरादून पे कह रहे हैं कि राजधानी बननी चाहिए। तो मैंने कहा ना, पहले आपस में तय कर। आज उनके एक सीनियर विधायक जो पहले मंत्री भी रहे हैं, उनका ये कहना है कि देहरादून का अस्थायी राजधानी घोषित कर देनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है या तो कांग्रेस का अपने विधायकों पर नियंत्रण नहीं है, या कांग्रेस खुद ही इस मुद्दे पर स्पष्ट नहीं है कि करना क्या चाहिए। तो
कुल मिला के पहले कांग्रेस अपना जो स्टैंड है उसको क्लियर करे। उत्तराखंड को कब स्थायी राजधानी मिलेगी ये तो भविष्य की गर्त में छिपा है, लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह से स्थायी राजधानी के मसले पर उत्तराखंड में सियासत होती रही है वो लंबी चलने वाली है। लेकिन इन सब के बीच स्थायी राजधानी को लेकर कांग्रेस के बदले सुर सबको हैरान कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि इसे लेकर कांग्रेस को आम जनता की नाराजगी झेलनी पड़ती है या फिर समर्थन मिलता है। रुड़की में पूर्व सीएम हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे कांग्रेस नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बीजेपी सरकार पर गरीबों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीपीएल कार्ड में नई यूनिट जोड़ने का मुद्दा उठाया। हरदा ने दिव्यांगजनों, वृद्ध और आश्रितों को बीपीएल श्रेणी में रखने के साथ ही राशन कार्ड के नवीनीकरण की मांग भी की है। नए लोग पैदा हो रहे हैं, उनके नाम जोड़ नहीं रहे हैं, नए कार्ड बिल्कुल बना रहे हैं। ग्राम प्रधान इत्यादि गरीब उनके घर पर पहुंचता है, वो सब लोग परेशान हैं। ग्राम प्रधान से लेकर के सारे सामाजिक कार्यकर्ता परेशान हैं, नए कार्ड बना नहीं रहे हैं। और कुछ कार्डों को पहले इन्होंने जब्त कर लिया, बुला लिया, कहा नवीनीकरण करेंगे, उनको वापस नहीं कर रहे हैं, वो अपने कार्ड खोजते फिर रहे हैं। और एक काम और एक महापाप कर दिया, हमारी सरकार ने जो पट्टा धारक थे उनका नियमितीकरण किया। इंदिरा जी के समय में से ये पट्टे मिले थे, उन सारे पट्टा धारकों के पट्टे निरस्त करके उनके ऊपर जो है इन्होंने उत्पीड़न की कार्रवाई प्रारंभ कर दी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हुई हिंसा घटना से सीख लेते हुए प्रशासन अब फूंक फूंक कर कदम उठाता दिख रहा है। बनभूलपुरा की कार्रवाई के बाद अब बागजला क्षेत्र में प्रशासन का पीला पंजा चला, लेकिन इस कार्रवाई से पहले पुलिस प्रशासन की तैयारी पुख्ता नजर आई। देखिए रिपोर्ट। बनभूलपुरा हिंसा के बाद प्रशासन ने ली सी, अतिक्रमण हटाने से पहले पुख्ता दिखी तैयारी। बनभूलपुरा के बाद बागजला क्षेत्र में चला प्रशासन का पीला पंजा। पूरी तैयारी के साथ टीम ने की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले प्रशासन ने जो चूक और लापरवाही बरती, उसका खामियाजा प्रशासन की टीम के साथ साथ बनभूलपुरा को उठाना पड़ा। लेकिन अब प्रशासन ने बनभूलपुरा में हुई हिंसक घटना से सीख लेते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले पुख्ता तैयारी को अंजाम दिया। दरअसल वन विभाग की जमीन पर अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई प्रशासन की लगातार जारी है। इसी कड़ी में बनभूलपुरा के बाद अब गौलापार के बागजला क्षेत्र से प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण हटाने का काम किया है। लेकिन इस क्षेत्र में जाने से पहले पुलिस प्रशासन ने जरूरी बैठक कर पूरी तैयारी पुख्ता करते हुए क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। फॉरेस्ट टीम के साथ साथ प्रशासनिक टीम सहित भारी पुलिस बल को तैनात किया गया ताकि किसी तरह से कोई अप्रिय घटना न घट सके। देखिए, बागजला क्षेत्र में जो वन विभाग की भूमि है, इसमें कुछ नव निर्माणाधीन मकाने हैं और इनकी कुल संख्या 8 है और इनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पे करी जा रही है। वन विभाग की जमीनें कब्जा करने की क्या है इसकी असल? ये वन विभाग की जमीन है और वन विभाग पे ये अवैध कब्जेदार के रूप में है और ये सब जितने भी ध्वस्तीकरण किए जा रहे हैं ये नव निर्माण। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हल्द्वानी बागजला क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की। भारी बारिश के बावजूद अतिक्रमण अभियान चलाया गया। वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए जा रहे 8 बड़े निर्माणाधीन भवनों को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। बताया जा रहा है कि वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर यहां भवन बनाए गए थे। वन विभाग अब अतिक्रमण की गई जमीनों को चिन्हित करने में जुट गया है। ये वन विभाग ने 8 भवनों को चिन्हित किया है जिनका अतिक्रमण हटाया जा रहा है। यहाँ पर इसको 2 सुपर जोन में और 4 जोन में डिवाइड किया गया और उसके साथ सारे जो हमारे जिले के एसओ और इंस्पेक्टर्स हैं वो लगाए गए हैं। मैं यहाँ पर स्वयं उपस्थित हूँ। रेंज के जो गौला रेंज की टीम के द्वारा 8 अतिक्रमित जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड मकान थे उनको चिन्हित किया गया था। उसी के तहत उनको डिमोलिश करने की कार्रवाई आज वन विभाग और प्रशासन के निर्देशन में पुलिस के सहयोग से की जा रही है। नहीं, और फिलहाल चिन्हित नहीं किए गए हैं, लेकिन और जो अतिक्रमण है उसके खिलाफ उच्च अधिकारियों द्वारा नोटिस की जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जाएगा। हल्द्वानी के बागजला क्षेत्र में प्रशासन की ये कार्रवाई ऐसे समय पर हो रही है
जब बीते फरवरी के महीने में ही हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया था। पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी की गई थी। इस हिंसक घटना में 6 लोगों की मौत और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। हालांकि उस समय पर प्रशासन की बड़ी चूक सामने आई थी। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले जो तैयारी प्रशासन को करनी चाहिए थी, उसकी अनदेखी की गई। नतीजा रहा कि बनभूलपुरा हिंसा में काफी नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन लगता है कि बीती घटना से प्रशासन ने सीख ली है। यही कारण है कि अब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले पुलिस ब्रीफिंग के साथ तमाम तैयारियां की गई। वहीं राजधानी देहरादून में उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने अपनी तमाम मांगों को लेकर सीएम आवास कूच किया। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सीएम आवास जाने से पहले ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने यहां सड़क पर ही बैठकर सरकार पर बेरोजगार युवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। नाराज युवाओं ने कहा कि सरकार ने 24,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन विज्ञप्तियां निकाली नहीं जा रही हैं, वो पहले की भर्तियां हैं। वहीं कोविड कर्मचारियों ने भी बेरोजगार संघ के प्रदर्शन का समर्थन किया। देखो, हम प्रमुख मांगों के साथ साथ सरकार को उनके वादे याद दिला रहे हैं। सरकार ने ये कहा था कि हम 24,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी करेंगे। सरकार हमारे सामने ये बात रख दें कि वो 24,000 पद है कौन से। जिन भर्तियों को लेकर आप ढोल पीट रहे हैं कि हमने रोजगार दिया है, वो भर्तियां तो लगभग सारी जो पेपर लीक कांड था उससे पहले की जो निरस्त हुई भर्तियां थी उसको दोबारा करवा रहे, वही भर्तियां हैं। आप ये बता दीजिए नई भर्तियां कौन सी है, आप ये बता दीजिए 24,000 भर्तियां कौन सी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार कुछ वादे कुछ और कर रही है और काम कुछ और कर रही है। वहीं लोहाघाट के 54 विधानसभा क्षेत्र में स्वीप टीम ने ग्रामीणों को मतदान के प्रति जागरूक किया। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने बताया कि मतदान जागरूकता अभियान के जरिए लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि जिले के जिन क्षेत्रों में पिछले लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत कम रहा, उन क्षेत्रों में लोगों से लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने की अपील की गई। निर्वाचक नामावली में जो भी हमारे अंकित मतदाता हैं वो इसको एक कौतिक के रूप में लें, एक पर्व के रूप में लें। और जैसे कि हमारे घरों में जब कोई पर्व होता है या कोई हमारा मेला होता है या कोई गांव का त्यौहार होता है तो सभी परिवार इकट्ठे होते हैं। तो इसी तरीके से लोकसभा में जिस दिन मतदान का दिन होगा तो सभी लोग आएँ और अपने मतदान का उपयोग करें। तो इसी के लिए जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, जितने हमारे युवा हैं, जितने हमारे पात्र महिला मतदाता हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं कि अपने मत का मूल्य समझिए और उसका उपयोग करिए। देहरादून में कब्रिस्तान की जमीन पर सड़क का टेंडर पास करने का विरोध शुरू हो गया है। यूकेडी नेता अनुपम खत्री ने आरोप लगाया कि एमडीडीए के अधिकारियों ने देहरादून के कारगी ग्रैंड इलाके में कब्रिस्तान की विवादित भूमि पर सड़क बनाने का टेंडर पास कर दिया है। यूकेडी नेता की माने तो एमडीडीए के अधिकारी लैंड स्कैम में लगे हैं। एक भूमि भूखंड में एक सचिवालय आवास समिति नाम से कॉलोनी काटी जा रही है। उसको सचिवालय समिति वालों के लिए बताया गया, जिसके लिए संपर्क मार्ग मांगा जा रहा था। तो वहाँ जहाँ से संपर्क मार्ग निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, वो स्थानीय लोगों का कहना है कि कब्रिस्तान है, उनकी आपत्ति दर्ज है, उनकी मांग है इस पर सीमांकन कर दो, जिसको विभाग करने से लगातार कतरा रहा है। और सबसे गंभीर बात इसमें मुख्यमंत्री जी की घोषणा का वो हवाला देके जिस पे ये पूरा काम हुआ है, टेंडर पास हुआ है, उस घोषणा की जब हम सत्यता जानी तो हमें पता चला कि घोषणा का डायरेक्शन आवास विभाग को है, वहाँ से हस्तांतरित करने की बात की गई है। जबकि रियलिटी ये है कि वो प्रबंध में पहले से ही एमडीडी के है, तो मुख्यमंत्री साहब उसे गलत विभाग की तरफ कैसे भेज सकते हैं। और अगर इनकेस ये मानवीय त्रुटि से हो भी गया है तो उसके संदर्भ में कोई पत्राचार कहीं भी मिला नहीं है कि आपस में हुआ हो। चंपावत में आंगनवाड़ी वर्कर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। शनिवार को लगातार हो रही बारिश के बीच भी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। नाराज आंगनवाड़ी वर्कर्स मासिक न्यूनतम आय 18,000 करने की मांग कर रही हैं। में जैसे हड़ताल में बैठे हैं, सरकार हमारी बातें वो नहीं सुन रही है। सरकार हमारी बातें को सुने। हमें 9,000 रुपया कार्यकर्ती को मिलता है और 5,000 रुपये सहायिका को मिलता है। इसमें हम कैसे घर चलाएं? सरकार हमें देखे, हमारे उनको पूरा करे। हम नहीं तो कार्य बहिष्कार करेंगे और आंदोलन हमारा जारी रहेगा आगे को भी। प्रथम यही मांग है कि हमारा मानदेय 18,000 कर दिया जाए,
क्योंकि न्यूनतम मजदूरी तो हमको दी जाए। हम सुबह से शाम तक काम करते हैं। बीएलओ का काम हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है। हर जैसे राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है, इनकी योजनाओं को हम धरातल पर पहुंचाते हैं। एक और तो हमारी माननीय मंत्री जी कहती हैं कि आंगनवाड़ी हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि उस रीढ़ की हड्डी को देखो आप। उधर रुड़की में भी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने प्रदर्शन किया। यहां उत्तराखंड राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ ने एएसडीएम के जरिए सीएम धामी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी वर्कर्स ने बताया कि उन्होंने मानदेय बढ़ाए जाने की मांग की है और अगर सरकार उनकी इस मांग पर कोई फैसला नहीं लेती तो वो 3 मार्च को दिल्ली कूच करेंगी। ये मांगे है कि हम लोगों को आंगनवाड़ी वर्कर को और सहायिकाओं को बहुत न्यूनतम से भी न्यूनतम मानदेय दिया जाता है। मानदेय को हम लोगों को ये कहते हैं कि हमें मानदेय नहीं लेना है, अब हमारा वेतन मान किया जाए। कम से कम एटलीस्ट जो मजदूर लेता है 600 रुपये वो तो दे दिए जाएं। हम लोगों को 300 रुपये दे के और दुनिया भर के अदर विभाग भी काम लेते हैं, लोडिंग अपलोडिंग जो कुछ रहता है उसी 300 में हमें पूरा करना है। अगर लाभार्थियों के लिए कुछ सामान आ रहा है, महालक्ष्मी किट आ रही है, खजूर चिप्स आ रहे हैं, वो सब हम लोगों को अपनी पॉकेट से लाभार्थी तक पहुँचाने होते हैं। कार्यकर्तियों ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने अपने मानदेय से वृद्धि के संबंध में मांग रखी है और वो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन है जो जिलाधिकारी के माध्यम से संबंधित शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा। नरेंद्रनगर पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान काजल की लकड़ी के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बरामद की गई लकड़ी की कीमत करीब 10 लाख रुपए है। चारों तस्कर काजल की लकड़ी को घनसाली के गंगी जंगल से काटकर बेचने के लिए सहारनपुर जा रहे थे। सुबह लगभग 9:30 बजे एक बोलेरो पिकअप वाहन को चेकिंग के लिए रोका गया, तो उसमें देखा गया कि 4 लोग सवार थे और चेकिंग के दौरान देखा गया कि उसमें लगभग 101 टुकड़े काजल की लकड़ी जो कि प्रतिबंधित है वो उनके द्वारा जो है इसका परिवहन किया जा रहा था। तो चारों से पूछताछ की गई जिसमें पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि ये लकड़ी जो है उन लोगों ने गंगी क्षेत्र घनसाली से वो लोग काट के लेके आए हैं और इसे सहारनपुर यूपी लेकर जा रहे हैं। तो चूंकि ये वन उपज है इसलिए अग्रिम कार्यवाही हेतु हमारे द्वारा पुलिस द्वारा ये सभी जो भी माल था, लकड़ी, गाड़ी और चारों अभियुक्तों को वन विभाग को सुपुर्द कर दिया। देहरादून में ट्रैफिक पुलिस की अजब कहानी सामने आई है। ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों को ऐसी सजा दी जा रही है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जो लोग यातायात नियम को तोड़ते हैं उनसे सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल करने का काम करवाया जा रहा है, यानी कि या तो जुर्माना भरो या फिर ट्रैफिक संभालो। देखिए रिपोर्ट। दून पुलिस की अजब कहानी। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर जरा हटकर कार्रवाई, जुर्माना दो या ट्रैफिक संभालो। दून की सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पुलिस समय समय पर नए प्लान तैयार करती है, लेकिन इस बार पुलिस ने जो प्लान तैयार किया है वो चर्चा का विषय बन गया है और पुलिस के इस प्लान पर सभी हैरानी जता रहे हैं। इस बारे में आपको कुछ विस्तार से बताएं, उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये शख्स जो आपको दून की सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल करता दिख रहा है, ये असल में ट्रैफिक पुलिस नहीं बल्कि ऑटो चालक है। इसने नो पार्किंग में अपना ऑटो लगाया तो ट्रैफिक पुलिस ने इस पर जुर्माना लगा दिया। जुर्माने के तौर पर दीपक नाम के शख्स को ट्रैफिक पुलिस ने 4 घंटे तक ट्रैफिक कंट्रोल करने का काम थमा दिया। कमाई करूं, दिहाड़ी दूं, कि इनकी ट्रैफिक चलाऊं, मैं पुलिस में हूं, मैं तो इन्होंने मुझे अपना काम दे दिया। इसके ऑटो में क्लैंप लगाया गया और इसे ट्रैफिक वॉलंटियर बनकर ड्यूटी करनी पड़ी। ऑटो संचालक दीपक का कहना है कि 2500 चालान न देने के बदले उससे 4 घंटे की ड्यूटी करवाई गई। सर बस 2 सेकंड हुए, मुझे ऑटो घुमा के किसी सवारी ने हाथ दिया है मेरे को और बोला कि क्या बोलते हैं भैया दिलाराम तक जाओगे। बस इतनी बात होती थी, देर में आके उन्होंने एक कांटा लगा दिया और कह रहे कि ये वर्दी पहनी है आप और ट्रैफिक कंट्रोल कीजिए। अब 3 बज रहे हैं, 7 बजे कह रहा है कि 7 बजे मैं तुम्हें छोड़ूंगा, नहीं तो 2500 रुपये भरना पड़ेगा। दरअसल पुलिस के इस प्लान के तहत यदि कोई भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसे या तो जुर्माना भरना होगा या फिर 4 घंटे के लिए उसे ट्रैफिक कंट्रोल करने की ड्यूटी करनी होगी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जब ऑटो चालक दून की सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा था तो उस वक्त ट्रैफिक पुलिस खुद नदारद रही, यानी कि अपना काम दूसरे के हाथ में थमाकर खुद आराम फरमाया जा रहा है। वो मुझे नहीं पता कहाँ चले गए, जब से यहाँ नहीं है।
अच्छा, तो ये वर्दी भी उन्होंने ही पहनाई? हाँ। दूसरा लड़का एक रिक्शे वाला था, उसकी ड्यूटी लगी हुई थी पहले मेरे से पहले, मुझे पकड़ा तो उसको छोड़ा है और ये उसने पहनी हुई थी। अच्छा, तो अभी क्या बताया, 4 घंटे बाद आएंगे वापस? पता नहीं सर, अब मुझे तो दिख ही नहीं रहा जब से वो कहाँ गए। जानकारी के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ द्वारा मिलकर ट्रैफिक को अच्छे से चलाने के लिए प्लान तैयार किया गया है, ताकि बेवजह कोई भी सड़क किनारे अपनी गाड़ी ना खड़ी कर सके और जाम की स्थिति पैदा ना हो सके। देखिए, इस समय ट्रैफिक की तरफ से समय समय पर जब चालान किया जाता है तो कुछ ऑटो चालक है, ई संचालक, ई रिक्शा संचालक है, इनके द्वारा भुगतान ना करने में और भविष्य में ऐसी गलती ना करेंगे, इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस को बताया जाता है। तो उनसे ये कहा जाता है कि आप ट्रैफिक के यातायात नियमों को ऑब्जर्व करें और देखें कि गलत तरह से पार्किंग करने के कारण कितनी असुविधा होती है। तो उनकी स्वेच्छा से अगर वो सहमति देते हैं तो वो ट्रैफिक की ड्यूटी में हमारे खड़े होकर ऑब्जर्व भी करते हैं और साथ ही साथ सहयोग भी करते हैं। तो एक ये पॉजिटिव मूव इसलिए था कि भविष्य में इस तरह का उल्लंघन ना करें जिससे आमजन को दिक्कत हो। लेकिन समस्त प्रक्रिया ये उनकी स्वेच्छा और उनकी कंसेंट के बाद ही इस प्रक्रिया को कराया जाता है। पुलिस का कहना है कि लोग नियमों का उल्लंघन ना करें, इस सोच के साथ ये प्लान लाया गया है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि जिस तरह से ऑटो चालक के साथ पुलिस का रवैया सामने आया है, क्या वो सही है? आम लोगों की जगह यदि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन सरकारी अधिकारी या उनके ड्राइवर करते हैं तो क्या उन्हें भी यही सजा दी जाएगी? क्या उन्हें भी ट्रैफिक कंट्रोल करने की ड्यूटी दी जाएगी? सवाल काफी गंभीर है, जिस पर पुलिस प्रशासन को जवाब जरूर देना चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 डिप्टी जेलरों और 285 बंदी रक्षकों को सौंपे नियुक्ति पत्र, नवनियुक्त अभ्यर्थियों को दी शुभकामनाएं। कांग्रेस विधायक तिलक राज की मांग, देहरादून को बनाओ स्थायी राजधानी, बीजेपी ने विपक्ष को बताया कंफ्यूज। हल्द्वानी में बनभूलपुरा के बाद अब बागजुला में चला प्रशासन का पीला पंजा, वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू, भारी पुलिस बल की तैनाती। उत्तराखंड बेरोजगार संघ का सीएम आवास कूच, राज्य में सरकारी भर्तियां निकालने की मांग, बेरोजगार युवाओं की अनदेखी का लगाया आरोप।